अस्सलामुअलैकुम। आज हम अगोराफोबिया को डिस्कस करेंगे। अगोराफोबिया ग्रीक वर्ड अगोरा और फोबिया को मिलाकर बना है। अगोरा यानी खुली जगह या मार्केट प्लेस और फोबिया यानी फ़ियर या खौफ। अगोराफोबिया एंजाइटी डिसऑर्डर्स में आता है। इस डिसऑर्डर में क्लाइंट को खुली जगहों से, क्राउडेड जगहों से या बंद जगहों से डर लगता है। खुली जगह जैसे कि पार्किंग लॉट्स, मार्केट्स वगैरह, बंद जगह या इनक्लोज प्लेसेस जैसे कि शॉप्स, थिएटर्स, सिनेमास वगैरह। क्लाइंट ऐसी जगहों को अवॉइड करता है क्योंकि उसको मुसलसल ये थॉट्स रहती हैं कि वहाँ पर उसको पैनिक अटैक हो जाएगा, वहाँ से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा उस सूरत में, या उसको एम्बैरेसमेंट होगी या कोई उसकी हेल्प को नहीं आएगा। अगोराफोबिया ज़्यादातर उन लोगों में डेवलप होता है जिनको एक या एक से ज़्यादा बार पैनिक अटैक हो चुका होता है और वो इस डर में रहते हैं कि उनके साथ ये दोबारा हो जाएगा और कोई उनकी हेल्प को नहीं आ सकेगा और वहाँ से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो ऐसी जगहों को अवॉइड करने लग जाते हैं। अगोराफोबिया पैनिक डिसऑर्डर के साथ भी हो सकता है। पैनिक अटैक खुद कोई स्पेसिफिक मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, ये एंजाइटी डिसऑर्डर या बाकी मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ एज अ स्पेसिफायर आता है। जैसे कि अगर पीटीएसडी के साथ पैनिक अटैक है तो उसको पीटीएसडी विद पैनिक अटैक लिखेंगे, लेकिन पैनिक डिसऑर्डर में पैनिक अटैक क्राइटेरिया के अंदर ही आएगा, इसलिए तब उसको एज अ स्पेसिफाइड नहीं लिखेंगे। अगोराफोबिया के कॉजेज़ देख लेते हैं। इसके बारे में कुछ क्लियरली नहीं कहा जा सकता कि अगोराफोबिया डेवलप होने की कॉजेज़ क्या हैं, लेकिन ये फैमिलीज़ में रन कर सकता है। इसके अलावा जैसे हमने पहले बात की कि कुछ लोगों को एक या एक से ज़्यादा बार पैनिक अटैक हो चुका होता है और उनको भी मुसलसल ये डर रहता है कि उनके साथ ये दोबारा हो जाएगा, इसलिए वो ऐसी जगहों पर जाने से अवॉइड करते हैं जहाँ उनको लगता है कि उनके साथ उनको पैनिक अटैक हो जाएगा और फिर उनकी हेल्प को कोई नहीं आएगा या उनको एम्बैरेसमेंट होगी, उनके लिए वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। यूएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस की पॉपुलेशन में लेस दैन 1% अगोराफोबिया देखा गया। इसके अलावा फ़ीमेल्स इससे 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा अफेक्ट हुई। ये कॉमनली यंग एडल्ट या टीनेजर में देखने में आता है। कुछ कॉजेज़ अगर हम देखें वो ये भी हो सकते हैं कि किसी फैमिली मेम्बर को अगर है अगोराफोबिया तो चांसेस हैं कि ये डेवलप हो सकता है। इसके अलावा अगर पैनिक डिसऑर्डर किसी का है और वो ट्रीट नहीं किया गया, या कोई और फोबियाज़ हैं, किसी को कोई स्पेसिफ़िक फोबियाज़ हैं, या अगर किसी की स्ट्रेसफुल या ट्रॉमेटिक इवेंट है लाइफ में, तो उनमें भी चांसेस होते हैं कि अगोराफोबिया डेवलप हो सकता है। अगोराफोबिया के सिम्टम्स को देख लेते हैं। अगोराफोबिया में क्लाइंट को खौफ होता है घर से बाहर अकेले जाने में। वो जब भी घर से बाहर जाएंगे तो वो अकेले नहीं जाएंगे, वो कोई कंपेनियन अपने लिए ढूंढेंगे क्योंकि उनको घर से अकेले बाहर जाने में घबराहट होगी। इसके अलावा वो क्राउड से या ऐसी जगहों से को अवॉइड करेंगे जहाँ पे उनको वेट करना पड़े, उनको लाइन में लग के वेट करना पड़े, या इनक्लोज प्लेसेस बंद जगह हों जैसे कि स्मॉल स्टोर्स हों या एलिवेटर हो या कोई सिनेमा हॉल हो। ओपन जगहों से जाने से वो घबराएंगे जैसे कि पार्किंग लॉट्स, मॉल्स वगैरह। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो है वो यूज़ करने से डरेंगे। वो ये सिचुएशन एंजाइटी कॉज करती हैं उनके लिए, इसलिए वो इसको अवॉइड करेंगे। उनको खौफ रहेगा कि उनको ऐसी जगहों पर पैनिक अटैक हो जाएगा और वो वहाँ से उस सूरत में उनके लिए एस्केप जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि कुछ लोगों में पैनिक डिसऑर्डर और अगोराफोबिया एक साथ भी होता है। पैनिक डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये भी एंजाइटी डिसऑर्डर की एक टाइप है। इसमें क्लाइंट एक्सट्रीम फियर के सडन अटैक्स जो है वो एक्सपीरियंस करता है और उसके इंटेंस फिज़िकल सिम्टम्स ट्रिगर होते हैं जिसको हम पैनिक अटैक कहते हैं। इसमें क्लाइंट को फील होता है कि वो कंट्रोल लूज़ कर रहा है, उसको हार्ट अटैक होने वाला है या उसकी डेथ होने वाली है। इसी पैनिक अटैक्स के खौफ से क्लाइंट्स ऐसी जगहों पर जाने से अवॉइड करता है जहां उसको फ़ील होता है कि उसको दोबारा से ये पैनिक अटैक हो जाएंगे और वहां से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर हम पैनिक अटैक को देखें तो पैनिक अटैक के सिम्टम्स क्या हैं। इसमें क्लाइंट को जो है फ़ील होता है कि वो सांस नहीं ले पा रहा, उसका दम घुट रहा है, उसकी चेस्ट में पेन है या उसकी चेस्ट में प्रेशर फ़ील होता है, या इसके अलावा उसको सर चकराने लग जाएगा, नमनेस फ़ील होगी, जिस्म सुन्न हो जाना, स्वेटिंग होगी, या उसको मर जाने का खौफ हो जाएगा कि मेरी डेथ हो जाएगी, मेरी डेथ होने वाली है, या उसको जो है डायरिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। अगोराफोबिया लाइफ एक्टिविटीज़ को लिमिट कर देता है। अगर ये बहुत सिवियर हो तो इंडिविजुअल घर से बाहर जाना भी छोड़ देता है। नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, जैसे कि फ्रेंड्स के साथ जाना,
फैमिली के साथ बाहर जाना या तो स्कूल जाना, किसी काम पर जाना, दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाता है। इसके अलावा अगोराफोबिया बाकी मेंटल डिसऑर्डर्स को भी लीड कर सकता है, जैसे कि डिप्रेशन, ड्रग एब्यूज़ या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या बाकी एंग्जाइटी डिसऑर्डर को भी लीड कर सकता है। अगोराफोबिया के ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी और मेडिकेशन दोनों हेल्पफुल होती हैं। साइकोथेरेपी में प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती हैं कि किस तरह से एंग्जाइटी को रिड्यूस किया जा सकता है। सीबीटी यूज़ की जाती है जिसमें स्किल्स सिखाई जाती हैं कि एंग्जाइटी को टॉलरेट कैसे करना है, किस तरह से अपनी एंग्जाइटी के सिम्टम्स को मैनेज करना है, अपनी वरीज़ को चैलेंज करना सिखाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंडिविजुअल उन लाइफ एक्टिविटीज़ की तरफ वापस आ जाता है जो वो अपनी एंग्जाइटी की वजह से अवॉइड कर रहा होता है। इसके अलावा क्लाइंट्स उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करता है जो उसके पैनिक लाइक सिम्टम्स को ट्रिगर करते हैं। अपने अनवांटेड और अनहेल्दी बिहेवियर को चेंज करने के लिए उनको एक्सपोजर और डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी दी जाती है, जिसमें उनको उनके फियर सिचुएशन से एक्सपोज किया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उनका जो फियर है और एंग्जाइटी है वो रिड्यूस होने लग जाती है और अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आने लग जाते हैं। आखिर में बात कर लेते हैं कोपिंग और सपोर्ट की। अगोराफोबिया के साथ रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रीटमेंट और हेल्प के साथ इसको ओवरकम किया जा सकता है, इसको मैनेज करना सीखा जा सकता है। कुछ स्टेप्स हैं जो कि फ़ॉलो किए जा सकते हैं अगर कोई भी इस कंडीशन से गुज़र रहा है, जैसे कि अपने ट्रीटमेंट प्लान को प्रॉपर्ली फ़ॉलो करना चाहिए, जो भी मेडिकेशंस दी गई हैं उसको प्रॉपर्ली यूज़ करना चाहिए, अपने थेरेपिस्ट के साथ रेगुलरली कम्युनिकेट करना चाहिए, क्योंकि किसी भी ट्रीटमेंट में कंसिस्टेंसी बहुत हेल्पफुल होती है। इसके अलावा कामिंग स्किल्स जो आपको सिखाई जाती हैं वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके अलावा कैफ़ीन इंटेक जो है उसको कम रखना चाहिए, क्योंकि ये भी एंग्जाइटी के सिम्टम्स को वर्सन करता है। हेल्दी डाइट और अच्छी नींद जो है वो भी काफ़ी हेल्पफुल होती है एंग्जाइटी डिसऑर्डर को रिड्यूस करने में, एंग्जाइटी सिम्टम्स को रिड्यूस करने में। इसके अलावा एक सपोर्ट ग्रुप अगर ज्वाइन किया जाए वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है कि सिमिलर प्रॉब्लम से जो लोग गुज़र रहे हैं उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके भी काफ़ी जो है सीखा जा सकता है, काफ़ी वो भी हेल्पफुल रहता है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।